मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके सोच के खिलाफ बोलना पड़ा। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में आज क्या बीज पड़ गया? पढ़ाई बेकार होती है। बहुत बहुत बड़ा पाप हुआ है हमसे। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी है। वो बच्चा आपको मिलने से पहले कुछ कर रहा था और इसके बाद भी करेगा। अब वो जाने और उसका परिवार जाने। गलत कह रही हो तुम। जब हमें पता है कि अच्छा क्या है तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए। वो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया आज? चाहे उसमें अपनी जान क्यों ना चली जाए। हाँ, हाँ, क्योंकि हर दिन मरने के डर से नहीं जिया जा सकता। तो क्या डरे भी ना मर जाए क्या? मुझे बहस नहीं करनी है और ना पड़े पूरी दुनिया। जान को जोखिम में डालकर मैं आपको नहीं समझाने दूंगी। चलिए। देखो बेटा, ये जो छोटी जात वाले होते हैं ना, इनकी जुबान की कोई कीमत नहीं होती। कभी ऐसा बोलेंगे, कभी वैसा बोलेंगे। तो विश्वास अपने बराबर वाली जात पर किया करो। और हाँ, ये पढ़ाई का सपना देखकर अपने मन में लालच पैदा मत करो। जाओ काम करो। आप सही कह रहे हैं। पढ़ लिख कर वो आदमी खुद कुछ नहीं कर सका तो मैं क्या करूँगा? हाँ, और एक बात याद रखना, ऐसी छोटी जात वालों को भाव कहकर मत बुलाया करो। याद रखूंगा। या। छोटी जात हमारी बात मानने से इनकार करेगा। ये रमा और भीम अब तक क्यों नहीं आए? जाइए ना, ढूंढ कर आइए। ढूंढे तो भी कहाँ ढूंढे, पता नहीं कहाँ होंगे। अरे कहाँ होंगे ये मत सोचो, ये सोचो कि कैसे होंगे। वो सब यहाँ पर आकर हम सबको कूट कर चले गए और फिर वहां तो रमा और भीम दोनों अकेले। अरे अभी तक तो कूट करके मसाला बना दिया। राम जी, अब तुम ये सोचो कि उन दोनों का इलाज में अस्पताल का खर्चा कितना आएगा। काका, रमा ले आई अपने पति को और अब पैसे का खर्चा भी नहीं हुआ इलाज में। भीम, मुझे पहले ये बताओ, कौन था वो? बता। ऊंची जात के दंभ से भरे हुए कोई व्यक्ति थे। लेकिन ऐसे बांध कर क्यों लेकर गए? क्योंकि मैं उनकी जात के किसी बच्चे को या किसी को भी ये ना कहूं कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और काम नहीं करना चाहिए। बस जिस बात की आशंका थी वही हुआ। मैं तो जानता था कि एक न एक दिन भीम की पढ़ाई
हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और बन गई ना? सही कह रहे हो हितेश भाऊ। इस भीमराव की वजह से मुझे कितना मारा, इतना जोर से लात मारी है कि अभी तक पेट में दर्द कर रहा है। मुझे तो मारा भी और मेरी दुकान भी तोड़ दी। काका, आप सबको ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब नुकसान मेरी वजह से झेलना पड़ा है। लेकिन क्या? इतना सब होने के बाद भी लेकिन के लिए कोई वजह बाकी है तुम्हारे पास? भीमराव, हम सब यहाँ तुहार भाषण सुने खातिर नहीं खड़े हैं। हम सब यहाँ ये देखे खातिर खड़े हैं कि राम जी हम सबके साथ कैसा न्याय करत है। जब रमाबाई पर कीचड़ उछाला गया था तो राम जी ने कहा कि ये उनके घर का मामला है और हमें चुप करा दिया। लेकिन राम जी, आज ये तुम्हारे घर का मामला नहीं है, ये बात हम सबकी है। और अगर तुम सच में न्याय करना चाहते हो ना, तो इस भीम और रमा को जाल से निकाल दो। लेकिन हितेश, ये फैसला गलत है। तो क्या हम इनकी वजह से हमेशा मुसीबत में पड़ते रहे? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? इस साल में पहले भी ऐसे होता था और अभी कुछ भी होता है तो इल्जाम हम पर ही आता है। हाँ, पर पहले कोई ऐसा नहीं था जो जाकर मुसीबत को आमंत्रित करता था। और इस भीम की तो आदत है, हमेशा ज्ञान देता रहता है और मुसीबत ले ही आता है। लो, अब ले आया ना, अब ये ना अपनी आदत बदलेगा और ना ही वो इसे छोड़ेंगे। पर इसके चक्कर में हम लोग क्यों मार खाएं? लेकिन ये सब किसी और के साथ भी तो हो ही सकता है ना, कि बाहर कोई कुछ करे और उसका बदला लेने के लिए लोग यहाँ आकर इस तरह की तोड़फोड़ करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस आदमी को हम चाल से बाहर निकालें। ये तो सही नहीं होगा काका। अगर कल जाके आप में से किसी के साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे? भीम, क्या करेंगे, क्या होगा, ये बात की चीज है। मुझे पहले ये जवाब दो, तुम्हारे यहाँ रहने से इन लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये भरोसा दे सकते हो? दिक्कत की बात नहीं है बाबा। वो लोग मुझे उठा के लेके गए, वहां वो मनमानी कर रहे थे। उनकी मनमानी का सामना हिम्मत से हो सकता है ना। और अगर हम दोनों गए भी चाल छोड़ के तो क्या होने वाला है उससे? ऐसे भाग जाने से कुछ नहीं होगा। भीम, तुम्हारे बाबा जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, ज्ञान मत बांटो। जीजाबाई, ये जवाब नहीं देगा। देखो ना कैसे खड़ा है। अरे इसको तो अभी का अभी इस ताल से पार कर दो। मैं देती हूँ भरोसा, ये किसी से कुछ नहीं कहेंगे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये बस अपना काम करेंगे। कुछ भी क्या बोल रही हो रमा तू? किसी से कुछ नहीं कहूंगा तो 20 बच्चों को कैसे इकट्ठा करूंगा? कैसे दरोगा के पास लेके जाऊंगा? फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ केस कैसे करूंगा? और शंकर को न्याय कैसे दे पाऊंगा? तो मत कीजिए ये सब, नहीं चाहिए शंकर को न्याय। चाल वालों, देखो देखो इस भीमराव को। इसको न्याय की ऐसी भूख है कि जब तक हम सबका ये चैन नहीं खा लेगा, इसको चैन नहीं मिलेगा। आप चैन से रहिए और मुझ पर विश्वास कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने जैसा कहा है हम वैसा करके आए हैं
अब ये मामला यही खत्म हो गए और आगे से ऐसे मामले इनकी वजह से नहीं होंगे। चलिए। ये मामला ना खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा। उस भीमराव की नाक बहुत ऊंची है, बस यही मुझे पसंद नहीं आया। व्यक्ति की नाक उसकी जात के हिसाब से ऊंची होनी चाहिए। उसने तो कुछ नहीं कहा, मगर उसकी पत्नी सब कुछ बोलती रही। अब कायदा तो यही कहता है कि ऐसे उसका हलक दबाऊं कि आगे भी कुछ ना बोल पाए और ना ही छूट पाए। धन्य है धन्य 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 है प्रचंड देव जी। आपको खजाना है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। आपने जो उस भीमराव के साथ किया ना, उसकी वजह से आपके लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई और मैं चाहता हूं कि आपका सम्मान करूं। मैं आपको ये भेंट करना चाहता हूं। पूरा नाम बताओ। नरोत्तम जोशी। बराबर की जात वाले हो। चलो, कम से कम भीम अब बात बात पर ज्ञान बांटना तो बंद करेगा। बकबक बंद हो जाएगी उसकी, शांत रहेगा। नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि भीमबाऊ शांत रहना शुरू करेंगे। मुझे तो लगता है, देखना, उसकी पत्नी रमा खुद इस बात का ख्याल रखेगी, क्योंकि रमा को समझ आ गया है कि इस बार भीम का पाला मामूली इंसान से नहीं पड़ा है, इसलिए उसे शांत तो रहना ही पड़ेगा। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भी उस भीमराव के दुश्मन हो। और क्या जानते हो तुम उस भीमराव के बारे में? वो मनहूस दिन मुझे आज तक याद है। कॉलेज में मिला था वो मुझे, साइंस की कक्षा में सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर अपनी आंख गड़ाए हुए था एक छोटी जात का विद्यार्थी। वहीं से घसीटकर बाहर निकाला और धक्का दे दिया उसे। वहीं जमीन पर गिर गया वो। मुट्ठी भर हो, कब तक बचा लोगे इसे? हम लोग मुट्ठी भर नहीं है जोशी जी, हम लोग इतने ज्यादा है कि आप हमें गिनने से घबराते हो। अगर तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो भीमराव और उसके परिवार को यहाँ से निकालो। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि उसी घर में वापस जाएंगे जहां से आपने हमें निकाला था। गवर्नर साहब के आदेशानुसार ये जिस घर में रह रहे थे वहीं रहेंगे। भंगार में किताब कॉपी मतलब रद्दी, वो जमा करो। इतने सालों से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूं, एक अधिकारी काम नहीं देंगे तो मेरी औकात नहीं घट जाएगी। उसके बाद बहुत प्रयास किए कि उस भीमराव को बर्बाद कर दूं, उसे मारने तक का प्रयत्न किया। बस ये जहर किसी तरह भोज में भीम के खाने में मिला दो। भीम की यात्रा यहीं तक। सुबह होने से पहले रात अभी बाकी है। चलिए। अरे राम जी। नरोत्तम जोशी, आज नहीं तो सारा नशा उतार दूंगी आपका। परिणाम हमेशा मेरे विपक्ष में आया, हर बार उसका थोड़ा बहुत ही बिगाड़ पाया।
यही तुम मात खा गए नरोत्तम। जिनके पास समर्थक हो वो ताकतवर होते हैं, ये तो तुम समझ गए। लेकिन तुम ये नहीं समझे कि जिसके पास विरोधी होते हैं वो भी ताकतवर होते हैं। और भीम के समर्थक और विरोधी दोनों हैं। तुम भीम पर निजी वार करते रहे, जबकि वार तुम्हें कहीं और करना चाहिए था, जहां मैं करूंगा। धर्म की धुरी वही बनती है जहां कई लोगों का विश्वास होता है। अब वही होगा। धर्म हमारा और विश्वास उन छोटी जाति के लोगों का। देख भैया, तुझे जीवन में बहुत बहुत काम करना है, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए। आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना, हमारे समाज को इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाना। क्या कहेंगे ये? इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आज का खाना भी छूट जाएगा। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हें बहुत मुश्किल से काम मिलता है। मैं जानती हूँ अब क्या सोच रहे होंगे। आपको आपकी आई की बात याद आ रही होगी। मैंने जो कहा वो याद आ रहा होगा। लेकिन चाहे जो हो जाए, मैंने जो कहा वही करेंगे आप। भीमराव अंबेडकर पर पूरी दुनिया का हक हो, ये मैं भी चाहती हूँ। लेकिन भीमराव अंबेडकर सबसे पहले मेरे हैं। उन्हें कुछ हो जाएगा तो ये रमा जी नहीं पाएगी। और ना ये पूरी दुनिया मिलकर मुझे मेरा पति दे पाएगी। इसलिए बस मेरे लिए आप ये बात मानिए।